हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर जो सब्जेक्ट है बीटी यूपी के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल स्पेशलाइजेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके 6th सेमेस्टर में ये है, उसके बारे में हम इसका चैप्टर के अनुरूप जो जितने 5 चैप्टर्स हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसके अनुरूप जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनका संग्रह मैं आपके पास लाया हूँ, ताकि आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग समझ सकें कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो 5 चैप्टर्स जो आपके थे वो इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, ये पहला चैप्टर था। दूसरा आपका रिपेयरिंग प्रोसेसेस, तीसरा था आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेडिएटर एंड लुब्रिकेटिंग सिस्टम, चौथा था आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और पांचवा था आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इसी के अनुरूप जो पिछले आपसे पूछे जाते हैं, आपको पता है कि प्रश्न पत्र आपका हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी। दोनों को मैंने प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। एक चीज़ जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं विशेष तौर से कहूँगा कि जो मुख्य शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको अंग्रेजी में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कई बार प्रश्न में हिंदी का जब वो रूपांतरण पढ़ते हैं तो उसमें कई बार जो अंग्रेजी का शब्द है उसी को एज इट इज़ लिख दिया जाता है। जैसे अगर आप इसको देखें, पहला जो प्रश्न है वो है व्हाट इज़ मेंटेनेंस शेड्यूल। मेंटेनेंस शेड्यूल क्या होता है? तो हिंदी में देखिए इन्होंने रख रखाव अनुसूची क्या है लिखा है, लेकिन ये भी हो सकता था कि वो हिंदी में भी मेंटेनेंस शेड्यूल क्या होता है ये ऐसे भी लिख सकते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस शेड्यूल होता क्या है अंग्रेजी वाले शब्द को। फिर उसके बाद है गिव एन आउटलाइन फॉर मेंटेनेंस शेड्यूल एप्लीकेबल फॉर ए डीजल इंजन। अब आप देखिए इसमें डीजल इंजन के लिए मेंटेनेंस शेड्यूल पूछा है, उसकी आउटलाइन के लिए पूछा है। अब आप देखिए जो पहला आपका चैप्टर था उसमें अगर आप देखें तो ये देखिए लिखा हुआ है रूटीन मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। तो इस प्रश्न में देखिए डीजल इंजन के लिए पूछ लिया गया, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब हो तो पेट्रोल इंजन के लिए पूछ लिया जाए। तो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कहने का मतलब यह है कि वो आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। या आप मान लीजिए पेट्रोल इंजन पूछ लिया गया तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम डीजल इंजन पूछ लिया जाए। इसी तरीके के प्रश्न सिंपली क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, इसलिए पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करना है और कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा आपका प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाई ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। इंजन ओवरहॉलिंग से आप क्या समझते हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। तीसरा है आपका वाई वाल्व क्लियरेंस इज इंपॉर्टेंट। वाल्व जो क्लियरेंस है उसका क्या महत्व है। विथ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब हाउ इट इज़ मेजर्ड एंड एडजस्टेड। इसका मापन एवं समायोजन कैसे किया जाता है, सचित्र समझाइए। जहाँ पर चित्र पूछा जाए सचित्र समझाइए, डायग्राम की सहायता से समझाइए, वहाँ डायग्राम बनाना ही बनाना है, क्योंकि वो पूरे प्रश्न का फिर जो उत्तर है वो उसी डायग्राम पर बेस्ड हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको बता देना है कि वाल्व क्लियरेंस का क्या महत्व है, और उसके बाद डायग्राम बना करके इसको पूरा आपको समझा देना है। चौथा है आपका व्हाट इज मेंटेनेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। व्हाट इज मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होता है। आपका जो सिलेबस था चैप्टर 1 का पहले ही शब्द उसमें मेंटेनेंस लिखा हुआ है, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। मेंटेनेंस या अनुरक्षण क्या होता है, इसी को रखरखाव भी कहते हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस के विभिन्न प्रकार क्या हैं या कौन कौन से होते हैं, और वो विभिन्न प्रकारों पे भी वो प्रश्न पूछ सकता है जो विभिन्न प्रकार होते हैं कि इनको आप समझाइए। तो वो इस तरीके से आपको पढ़ना है। पांचवा जो प्रश्न है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एडजस्टिंग द इंजन टाइमिंग ड्यूरिंग द इंजन मेंटेनेंस। तो इंजन के मेंटेनेंस के दौरान इंजन टाइमिंग को एडजस्ट करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। ये देखिए सिलेबस आप देखिए उसमें पूरा का पूरा बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो इंजन के मेंटेनेंस के दौरान इंजन टाइमिंग को एडजस्ट करने की प्रक्रिया को आपको समझा देना है, और डायग्राम्स के साथ समझाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद छठा है व्हाट इज वाल्व क्लियरेंस। वाल्व क्लियरेंस क्या होता है, हाउ टू एडजस्ट द वाल्व क्लियरेंस इन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। वाल्व क्लियरेंस क्या है, पेट्रोल व डीजल इंजन में वाल्व क्लियरेंस को कैसे एडजस्ट करते हैं, इसको आपको बताना पड़ेगा, और ये आपको पता भी होना चाहिए, सिलेबस में आपके ऐसे ही लिखा हुआ है। सातवां है आपका फिर वही व्हाट इज मेंटेनेंस। क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को रिपीट करके भी कैसे किस तरह से पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, देखिए सेम प्रश्न इसी तरीके का हमको ऊपर भी मिला था और फिर रिपीट हो गया, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। मेंटेनेंस या रखरखाव क्या है और मेंटेनेंसों के प्रकारों की व्याख्या करें। आप
आपको बस आना चाहिए, चाहे जैसे वो प्रश्न पूछ ले, आपको पता होना चाहिए, उसका जवाब देने के लिए आपको सक्षम होना चाहिए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर एंड फ्यूल इंजेक्शन पंप इन इंजन। सिंपल सा है, कार्बोरेटर हम शुरू से ही पढ़ते रहे और सभी लोग जानते हैं कि तो इसमें इंजन में जो कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है, और फ्यूल इंजेक्टर पंप जो यूज होता है डीजल इंजन में, वो सभी आप लोग जानते हैं। उसके बारे में आपको बता देना है और सिंपल सा डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर पंप के कार्यों की आपको व्याख्या करनी है या उसको विस्तार में समझाना है। 9वां है आपका प्रिवेंटिव। व्हाट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस अभी देखिए ऊपर आया था कि क्या होता है, अनुरक्षण या रखरखाव, और कितने प्रकार का होता है। तो देखिए उसमें से एक प्रकार होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को पूछ लिया गया। अब देखिए एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यानी संक्षेप में समझाइए। तो इसमें देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हिंदी में जो आप पढ़े होंगे हो सकता है, लेकिन देखिए हिंदी वाले पेपर में भी इसमें प्रिवेंटिव ही लिख लिया है। तो प्रिवेंटिव मतलब होता है कि पहले से ही उसको प्रिवेंट कर देना, यानी इस तरीके का फेल ना किसी तरीके का हो ना पाए, वो होता है। तो लेकिन देखिए इन्होंने हिंदी का उसका अर्थ नहीं लिखा है, सीधे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लिख दिया है। इसलिए मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से बार बार ये कहता हूँ कि अंग्रेजी शब्दों को जरूर जानिए, उसका अर्थ समझिए और उसके हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट बनाइए, व्याख्या कीजिए। 10वां है आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयर। यानी इंजन रखरखाव व मरम्मत की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। यानी इंजन रखरखाव, इंजन मेंटेनेंस क्यों आवश्यक है और उसका महत्व यानी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये बताना है। 11वां है एक्सप्लेन इंजन नोजल टेस्टिंग मेथड विथ सुटेबल डायग्राम। यानी इंजन नोजल की जांच विधि को आपको चित्र सहित समझाना है। चित्र जरूर, जहां चित्र सहित लिखा है सचित्र, तो उसमें चित्र बनेगा ही बनेगा पूरा, फिर आंसर ही उस पर बेस्ड हो जाएगा। अगर कहीं नहीं भी लिखा है तो भी अगर आप चित्र बना करके उस चीज़ को समझाएंगे तो उसका ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कॉपी जांचने वाले पर, और आपको निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर रहेगा। तो ये आपको इंजन नोजल की जांच विधि को चित्र सहित समझाना है। 12वां है आपका व्हाट डू यू मीन बाई इंजन सिलेंडर रीबोरिंग एंड रीसिलीविंग। देखिए सिलेबस आप चेक करेंगे तो ये आपको शब्द ऐसे ही लिखे हुए मिल जाएंगे, सिलेंडर रीबोरिंग एंड रीसिलीविंग। तो रीबोरिंग, सिलेंडर रीबोरिंग और रीसिलीविंग होती क्या है ये आपको पता ही होगा, प्रश्न इस तरह से पूछ लिया गया है तो समझा देना है। तो इंजन सिलेंडर की रीबोरिंग और रीसिलीविंग से आप क्या समझते हैं। 13वां है आपका एक्सप्लेन द रिपेयर प्रोसेस फॉर ऑटोमोबाइल सिलेंडर। ऑटोमोबाइल सिलेंडर के लिए मरम्मत यानी रिपेयर की प्रक्रिया को समझाइए। यानी ऑटोमोबाइल सिलेंडर की मरम्मत या रिपेयर उसका कैसे करते हैं, पूरी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। 14वां है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप इन इंजन। देखिए वो फ्यूल इंजेक्शन पंप और कार्बोरेटर वाला प्रश्न था। अब देखिए फ्यूल इंजेक्शन पंप इन्होंने अलग से पूछ लिया कि उसका फंक्शन क्या है। इसके बाद एक्सप्लेन सर्विसिंग प्रोसीजर ऑफ फ्यूल पंप। फ्यूल पंप का जो आप सर्विसिंग है वो किस तरह से करते हैं, ये देखिए हिंदी में फ्यूल इंजेक्शन पंप का क्या कार्य है, ईंधन पंप की सर्विसिंग को समझाइए। कई बार क्या होता है जो हिंदी का रूपांतरण होता है और अंग्रेजी में जो लिखा होता है उसमें कई बार अंतर भी मालूम समझ में आता है। तो आप अगर उसमें निर्देश पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि यदि कोई भी डिफरेंस यदि दोनों में है तो अंग्रेजी वाला आपको मान होगा, उसको ही देख करके आपको आंसर देना है। तो ये देखिए यह क्या है, एक्सप्लेन सर्विसिंग प्रोसीजर ऑफ फ्यूल पंप। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य क्या है, एक तो इसको समझा देना है, फिर ईंधन पंप की सर्विसिंग को भी आपको समझाना है। यानी एक प्रश्न में ये 2 पार्ट आपके हो गए। फिर अगला प्रश्न है व्हाट इज लुब्रिकेशन सिस्टम। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। स्नेहन प्रणाली क्या होता है। अब जैसे हिंदी में इसने स्नेहन प्रणाली पूछ लिया लुब्रिकेशन सिस्टम को, लेकिन हो सकता था कि लुब्रिकेशन सिस्टम को ही वो स्नेहन प्रणाली की जगह लुब्रिकेशन सिस्टम ही लिख देता और पूछ लेता। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमने स्नेहन प्रणाली पढ़ी है उसी को हम लुब्रिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के स्नेहन प्रणाली को समझाइए। अब ये विभिन्न प्रकार की जो लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं, स्नेहन प्रणाली होते हैं, उन पर भी प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है, टाइप्स में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, उसके विभिन्न प्रकार भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। 16वां है एक्सप्लेन रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ वाल्व एंड वाल्व गाइड्स। वाल्व और जो वाल्व गाइड होते हैं उसकी रिपेयरिंग यानी मरम्मत प्रक्रिया को समझाइए। तो वाल्व और वाल्व गाइड की रिपेयरिंग आपको क्या करना है, मरम्मत प्रक्रिया को या उसकी रिपेयरिंग को अच्छे से समझा देना है। चित्र बनाकर समझाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 17वां है एक्सप्लेन द इंस्पेक्शन स्टेप्स ऑफ क्रैंकशाफ्ट फॉर ओवेलिटी एंड रीग्राइंडिंग। ओवेलिटी और रीग्राइंडिंग के लिए क्रैंकशाफ्ट के निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन चरणों की व्याख्या कीजिए। निरीक्षण को इन्होंने ब्रैकेट में इंस्पेक्शन लिख दिया है, चरणों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपको प्रश्न अच्छे से मालूम होना चाहिए और ये प्रश्न पत्र जो आपका सिलेबस है उसमें बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है।
तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन या स्नेहन का उद्देश्य क्या होता है, और राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। फिर वही प्रश्न उसी तरीके का कुछ कुछ रिपीट हो गया है। स्नेहन का उद्देश्य क्या होता है और विभिन्न प्रकार की स्नेहन प्रणाली को लिखिए या समझाइए। 19वां है डिस्क्राइब प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम विथ सुटेबल डायग्राम, दबाव स्नेहन प्रणाली को सचित्र समझाइए। अब ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम के विभिन्न प्रकार होते हैं उन्हीं में से एक होता है प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। तो उसमें और जो प्रकार होते हैं उन पर भी आपको फोकस करना है। उनमें से कोई देखिए एक पूछ लिया गया प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, सुटेबल डायग्राम के साथ आपको सचित्र समझाना है। तो ये आपको इस तरीके से प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। 20वां है राइट नेम्स ऑफ वेरियस लुब्रिकेशन पंप्स और डिस्कस एनी पंप ड्राइव इन डिटेल। अब देखिए कह रहा है विभिन्न स्नेहक पंप के नाम लिखिए, यानी कौन कौन से हैं जो लुब्रिकेशन पंप्स इस्तेमाल किए जाते हैं या स्नेहक पंप, और एक पंप ड्राइव की व्याख्या करिए। तो एक पंप ड्राइव को आपको चित्र बना करके बढ़िया तरीके से समझा देना है। और विभिन्न प्रकार के लुब्रिकेशन पंप्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको भी आपको बताना है। 21वां प्रश्न है डिस्कस वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल और व्हाट इज मल्टीग्रेड ऑयल यूज्ड फॉर। अब ये 5-5 नंबर के सारे प्रश्न रहते हैं। तो देखिए एक में 2 प्रश्न एक तरह से मान के चलिए कि पूछ लिए गए हैं। पहला पार्ट पूछ रहा है डिस्कस वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है या स्नेहक ऑयल होता है उसके गुण कौन कौन से होते हैं, और मल्टीग्रेड ऑयल किस लिए यूज किया जाता है। तो लुब्रिकेशन ऑयल के विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए और मल्टीग्रेड ऑयल का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसको आपको बताना है। 22वां है आपका एक्सप्लेन लुब्रिकेशन पंप। फिर वही प्रश्न देखिए लेकिन दूसरे तरीके से पूछ लिया गया। एक्सप्लेन लुब्रिकेशन पंप, लुब्रिकेशन पंप को एक्सप्लेन करिए। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे कार्य करता है। एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। अब कई सारे होते हैं तो उनमें से एक कह रहा है एनी वन ऑफ देम, यानी उनमें से कोई भी एक जो आपको सरल लगता हो आप उसको समझा सकते हैं। तो स्नेहन पंप को समझाइए, यह कैसे कार्य करता है और किसी एक को आपको समझाना है। तो डायग्राम बना करके बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर देना है। 23वां है एक्सप्लेन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर ऑफ रेडिएटर। रेडिएटर का सबसे लास्ट चैप्टर में देखिए आपका पूरा दिया है, तो ये प्रश्न बनता ही बनता है। तो रेडिएटर की मरम्मत और रख रखाव की प्रक्रिया की व्याख्या करें। 24वां है आपका डिस्क्राइब एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव्स यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी जो स्नेहन तेल होता है या लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के योजक, जिनको एडिटिव कहते हैं, हिंदी में उसको योजक बोलते हैं, उसको समझाइए। तो योजक शब्द यूज ना करता, हिंदी मीडियम वाले योजक पढ़े बैठे रहते हैं तो उनको एडिटिव शब्द से दिक्कत हो सकती है, इसलिए अंग्रेजी के शब्द पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। 25वां है व्हाट इज फ्लशिंग द लुब्रिकेटिंग सिस्टम और राइट प्रोसीजर फॉर इट, यानी स्नेहन प्रणाली की फ्लशिंग क्या है या फ्लशिंग से आप क्या समझते हैं, इसके लिए प्रक्रिया को लिखें। यानी कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम की जो फ्लशिंग है वो कैसे किया जाता है उसकी पूरी प्रक्रिया या प्रोसेस को आपको समझाना है। 26वां है व्हाट इज फंक्शन ऑफ रेडिएटर। फिर वही देखिए पूछ लिया गया एक्सप्लेन इन ब्रीफ, रेडिएटर का कार्य क्या है संक्षेप में समझाइए। तो रेडिएटर पर देखिए दूसरा प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रेडिएटर का कार्य क्या है और संक्षेप में समझाइए। तो चित्र अगर आपने सीख रखा है तो वही चित्र बनाकर संक्षेप में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 27वां है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो। डायनेमो देखिए इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर में है, तो डायनेमो के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और भी एक बार डायनेमो का प्रश्न रिपीट हुआ है, तो डायनेमो का आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, चित्र कैसे बनता है और कैसे एक्सप्लेन करते हैं। फिर जिस तरीके से भी पूछा जाए आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डायनेमो के कार्य सिद्धांत की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, चित्र जरूर बनाइएगा और उसके बाद एक्सप्लेन करिएगा। 28वां है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंजन स्टार्टर, व्हाट कैन कॉज स्टार्टर फेलियर। इंजन स्टार्टर का क्या कार्य है, स्टार्टर फेल होने के क्या कारण होते हैं, इसको आपको बताना है। यानी एक प्रश्न में देखिए 2 प्रश्न पूछ लिए गए, 2 पार्ट हैं एक तरह से। फिर देखिए डायनेमो का प्रश्न आ गया, व्हाट इज डायनेमो और व्हाट फंक्शंस डज इट परफॉर्म। व्हाट इज डायनेमो क्या है, यानी डायनेमो क्या है पहले आपको वो बताना है और यह क्या कार्य करता है, फिर इसको आपको अच्छे से समझाना है। 30वां प्रश्न है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुशेस यूज्ड इन एन इंजन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इसमें किसी इंजन के विद्युत तंत्र में, ये विद्युत तंत्र इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाला आप चैप्टर देखेंगे तो बिल्कुल ये इसी तरीके से लिखा है प्रश्न। तो किसी इंजन के विद्युत तंत्र में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के बुशेज का उल्लेख कीजिए। तो ये आपके चैप्टर में सिलेबस में लिखा है, बस उसको प्रश्न के रूप में बना करके आपसे पूछ लिया गया है। तो ये किसी इंजन के विद्युत तंत्र में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के जो बुशेज होते हैं उनको आप चित्र जरूर बना दीजिए, भले ही इसमें चित्र के लिए ना लिखा हो, उससे बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाता है। 31वां प्रश्न है एक्सप्लेन द
वर्किंग ऑफ स्टार्टर ड्राइव विथ सुटेबल डायग्राम। इसमें अब कह रहा है सुटेबल डायग्राम, तो डायग्राम बनना ही बनना है। यदि बिना डायग्राम बनाए आप कुछ भी उटपटांग लिखोगे तो उसके फिर अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। डायग्राम पूछा है तो डायग्राम बनाना ही बनाना है, फिर एक्सप्लेन आपको अच्छे से करना है। तो स्टार्टर ड्राइव की कार्यप्रणाली की चित्र सहित आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। 32वां है व्हाट इज कम्यूटेटर एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क। कम्यूटेटर क्या है और ये कैसे कार्य करता है, इसको समझाइए। अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनेमो। अब देखिए डायनेमो का ये तीसरे प्रकार से प्रश्न पूछ लिया गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनेमो, एक्सप्लेन इट्स मेंटेनेंस स्टेप्स। अब इसमें इसके मेंटेनेंस जो होते हैं या रख रखाव के चरण होते हैं वो भी पूछ लिए गए। तो डायनेमो का कार्य क्या है, इसके रख रखाव यानी मेंटेनेंस के चरण को समझाइए। ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला है 34वां 34th राइट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टार्टर विथ नीट स्केच। अब स्टार्टर का कार्य सिद्धांत चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो स्टार्टर का एक प्रश्न देखिए ऊपर आपने पढ़ा था, फिर ये पूछ रहा है कि स्टार्टर का कार्य सिद्धांत चित्र सहित वर्णन कीजिए, यानी स्टार्टर को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब चित्र सहित तो चित्र स्टार्टर का बनाना ही बनाना है, फिर उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका आपको सिद्धांत लिख देना है। तो स्टार्टर का कार्य सिद्धांत आपको चित्र सहित वर्णन करना है। अगला है 35वां राइट रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टेप्स फॉर कम्यूटेटर। अब देखिए कम्यूटेटर का ऊपर प्रश्न आपने पढ़ा था, फिर इसमें देखिए पूछ लिया गया दोबारा इसको प्रश्न। कम्यूटेटर के लिए मरम्मत और मेंटेनेंस यानी रखरखाव के चरण लिखिए, ये आपको पूरा बता देना है। तो इसमें डायग्राम बन सकता है तो जरूर बनाइएगा। 36वां है एक्सप्लेन एयर कंडीशनर सिस्टम एंड इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एयर कंडीशनर सिस्टम को आपको समझाना है और इसके मुख्य भागों को भी आपको समझाना है, जो इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स हैं। तो वो चित्र बनाकर ही आप सबसे बढ़िया बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। चित्र आपने अच्छा बना दिया, उसमें नामांकन कर दिया, तो आधे से ज़्यादा नंबर तो वैसे ही आपके पक्के हो गए। और उसी को देख करके बस आपको कॉपी करना है, अपनी कॉपी में लिखते चले जाना है। वही डायग्राम देख देख करके कोई आपके नंबर काट नहीं सकता है। अगला है 37वां आपका है डिस्कस वेरियस एलिमेंट्स ऑफ व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम विद डायग्राम। वाहन के एयर कंडीशनिंग तंत्र के विभिन्न अवयवों का सचित्र वर्णन करना। फिर ये देखिए वही पूछ लिया गया कि व्हीकल्स का एयर कंडीशनिंग सिस्टम विद डायग्राम। इसमें कही रहा है कि विद डायग्राम आपको यानी डायग्राम सहित आपको यानी सचित्र आपको वर्णन करना है। विभिन्न जो उसके तंत्र होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनको आपको समझाना है। तो बेस्ट है कि कोई चित्र बनाकर ही किसी भी चीज़ को या कॉन्सेप्ट को समझिए, सबसे सही तरीका वही है। व्हाट इज़ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स विद डायग्राम। तो ऊष्मा विनियामक देखिए हिंदी में लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है। हो सकता था कि वो हीट एक्सचेंजर को भी यहाँ हीट एक्सचेंजर क्या है उसको हिंदी में लिख देता। तो इसमें हिंदी मीडियम वाले जरूर इन शब्दों को अब पढ़ेंगे। इसके विभिन्न प्रकार का चित्र के साथ नाम बताइए। तो विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं उसको बताना, और चित्र भी विद डायग्राम पूछ रहा है तो सिंप्लीफाइड डायग्राम जो सबसे सरल डायग्राम हैं उनको आपको बना करके जल्दी से विभिन्न इसको समझा देना है, लिख देना है इनके नाम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर एंड इवेपोरेटर इन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कह रहा है एयर कंडीशनिंग तंत्र में जो कंडेंसर और इवेपोरेटर होता है उसके क्या कार्य होते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, कंडेंसर का हिंदी आप कुछ पढ़े होंगे, इवेपोरेटर का जैसे कंडेंसर को संघनित्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ कंडेंसर को देखिए हिंदी में भी कंडेंसर ही लिखा है। इवेपोरेटर को देखिए इवेपोरेटर भी ही लिखा हुआ है। तो ये हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं ये बार बार इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं और वो इन्हीं चीज़ों से परेशान होते हैं क्योंकि इंग्लिश के जो शब्द होते हैं वो उनको अवॉइड करते हैं और हिंदी का ही उनको पढ़ करके जाते हैं और कई बार इसी वजह से उनको भ्रम हो जाता है, पूछता कुछ है लिख कुछ आते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। 40वां है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एयर कंडीशनर एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। फिर देखिए एयर कंडीशनिंग का प्रश्न एयर कंडीशनर का आपसे पूछ लिया गया, तो एयर कंडीशनर का एक नोट लिखें और इसके उपकरणों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन का मतलब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं या घटक होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। तो वो चित्र दिखाकर ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। चित्र बनाइए, जो जो घटक आप नाम में लिख रहे हैं उन्हीं को लिख करके एक्सप्लेन कर दीजिए और एयर कंडीशनर पर शॉर्ट नोट लिख दीजिए। 41वां है आपका व्हाट इज हीट एक्सचेंजर और एक्सप्लेन हीट एक्सचेंजर विथ सुटेबल डायग्राम। फिर देखिए हीट एक्सचेंजर को देखिए हीट एक्सचेंजर ही हिंदी में ही लिखा हुआ है। तो आपने यदि कुछ ऊष्मा विनियामक ऊपर आपको मैंने बताया था, आपने पढ़ा था, लिख कर आया था, लेकिन देखिए इस वाले प्रश्न में उसने हीट एक्सचेंजर को हीट एक्सचेंजर ही लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें और हीट एक्सचेंजर के चित्र सहित वर्णन कीजिए, यानी ये जो भी कंपोनेंट्स, चाहे वो कंडेंसर पूछे, चाहे हीट एक्सचेंजर पूछे, चाहे एयर कंडीशनिंग सिस्टम पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, उसका चित्र आपको बिल्कुल मुँह जवानी रटा होना चाहिए कि जैसे ही आप देखें नाम और चित्र बन जाए, सारे नाम लिख जाएं और उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है।
42वां है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, निम्न आप टर्म्स को समझाना है। एक्सपेंशन वाल्व, देखिए एक्सपेंशन वाल्व को हिंदी में इन्होंने एक्सपेंशन वाल्व ही लिखा था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कंडेंसर को देखिए कंडेंसर लिखा है, ब्रैकेट में संघनित्र भी लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है। फिल्टर को देखिए फिल्टर, तो इनको आपको क्या करना है, इनका वर्णन करना है। तो ये सब आपको पता होंगे, इनका वर्णन कर दीजिए, और अगर आप चित्र बनाकर करेंगे तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। 42वां है राइट द फंक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, फिर से देखिए वही पूछ लिया गया, हीट एक्सचेंजर के कार्य लिखिए और इसके प्रकारों को समझाइए। 43वां है एक्सप्लेन टेस्टिंग एंड चार्जिंग स्टेप्स ऑफ एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर की टेस्टिंग और चार्जिंग स्टेप्स की व्याख्या कीजिए। आप सिलेबस देखेंगे तो साफ साफ लिखा है टेस्टिंग एंड चार्जिंग ऑफ एयर कंडीशनर, उसी को उन्होंने प्रश्न के रूप में पूछ लिया कि एयर कंडीशनर की टेस्टिंग और चार्जिंग स्टेप्स की व्याख्या कीजिए। 45वां है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, इसमें वही कुछ ऊपर के हैं, कुछ एक आध अलग हैं। इवेपोरेटर का देखिए प्रश्न अलग से ही पूछा गया था, कंडेंसर संघनित्र फिर पूछा है, फिल्टर आपका ऊपर देखिए पूछा गया, इवेपोरेटर को इवेपोरेटर लिख करके पूछ लिया, तो इवेपोरेटर का अलग से भी प्रश्न पूछा था। तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपने देखा 45 प्रश्न देखे जो 5 चैप्टर्स थे। तो मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि जैसे डीजल इंजन का पूछ लिया गया तो सिलेबस में पेट्रोल इंजन का भी है, तो पेट्रोल इंजन का भी पढ़ना है। जो कोई पूछा गया है जैसे हीट एक्सचेंजर और उसके टाइप्स कौन से हैं, तो टाइप्स में भी वो हो सकता है पूछ ले। इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न चाहे जिस तरीके से वो पूछ ले आप उसका उत्तर लिख पाने में सक्षम होंगे। अब कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें। 5 चैप्टर हैं तो 5 चैप्टर के अनुरूप ही तैयारी करना है। बुक में चाहे 6, 7, 8 जितने भी चैप्टर में उसको दिया हो बदल करके, उससे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र बनता है वो आपका कहाँ से बनता है, सिलेबस से बनता है, ना कि आपकी किसी बुक से कि उसमें हो सकता है 10 चैप्टर हो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। कंटेंट उसका देखना है लेकिन सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कोई भी चैप्टर बिना पढ़े ना छोड़ें, क्योंकि सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भी चैप्टर आप बिना पढ़े छोड़ करके चले जाएंगे, उससे सिंपल सा प्रश्न आएगा सीधा सीधा जैसा सिलेबस में लिखा है, आप छोड़ करके चले आने का मतलब है कि पूरे आपके मार्क्स काम से चले गए। यानी 10 नंबर का यदि पूछा गया था तो पूरे 10 नंबर साफ। तो इस तरह से आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। मेन सिंपल से देखिए, आपने जैसे आप देखिए सिलेबस लिखा है सिंपल, उन्हीं को बना बना करके प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये देख सकते हैं। और ज़्यादातर प्रश्न पत्रों में यही होता है, अगर आप उसको ध्यान दें तो। कॉन्सेप्ट पर विशेष फोकस करें, शब्द के अर्थ को जरूर समझो, शब्द के अर्थ को परीक्षा में जाकर सीधे ना समझें। यहाँ पर देखें कि से जो आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित उस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे कार्बोरेटर है तो उसका क्या मतलब है, फ्यूल इंजेक्शन पंप उसका क्या मतलब है, हिंदी में ही क्या अर्थ निकलता है और क्यों उसको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बोलते हैं, ये लुब्रिकेशन सिस्टम क्यों बोल रहे हैं। इस तरीके से अगर शब्द को अर्थ बना करके कॉन्सेप्ट बैठाएंगे तो आपसे लिखने में गलती नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रश्न कुछ पूछता है लिख कुछ आते हैं, कि इतना सारा वो पढ़े रहते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते नहीं, रट लेते हैं या अचानक से पढ़ करके जाते हैं, वो फिर वहाँ भूल जाता है और कहीं का कहीं किसी का किसी में वो लिख करके आते हैं और फिर उनको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं और फिर वो बाद में नंबर कम आते हैं या फिर वो फेल हो जाते हैं। तो फिर वो स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं। मुख्य शब्दों की अंग्रेजी जरूर जानें, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए विशेष बात है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। और बीच बीच में मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया कि देखिए ये प्रॉब्लम आती है। यथासंभव कोई भी चीज़ है, इवेपोरेटर है, कंडेंसर है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, आपका कुछ भी रेडिएटर है, चित्र की प्रैक्टिस करना ही करना है। नामांकित चित्र बना बना करके कई बार देखिए, रफ कॉपी पेन ले लीजिए, उसको बनाइए कई बार चित्र, उसमें जो नामांकित चित्र है, जो उसके नाम है, जो कंपोनेंट्स घटक हैं, अब जब इतना तैयार हो गया तो उससे रिलेटेड वो घुमा कर कैसा भी प्रश्न कुछ भी पूछ ले आप उसको लिख सकते हैं और उतना आपने कर दिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसकी कई बार प्रैक्टिस करके जाना है, प्लीज़ देख करके मत जाइए। अच्छे अच्छे लड़के जो अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझते हैं वहाँ जा करके पेन चल नहीं पाता है कि क्या हमने देखा था, क्या पढ़ा था और क्या हमको बनाना है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो पेन अपने आप आपका चलने लगेगा कॉपी में और पूरा बना करके आप रख देंगे। स्मार्ट स्टडी जरूर करिए, ग्रुप स्टडी जरूरी है। कोई साथ का एक भी लड़का अगर आपके साथ है, आपके साथ का बैचमेट या कोई भी है तो उसके साथ मिल करके पढ़िए, कुछ वो समझाए आपको, कुछ आप समझाइए। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, क्योंकि समय जब कम होता है तो यही एक तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कम समय में कवर करने का। जो भी आप टेक्निक्स अपना सकते हैं उसको अपनाइए। याद करने की सरल विधियाँ, शब्दों को जोड़ करके पढ़िए, कॉन्सेप्ट बैठा कर पढ़िए, डायग्राम की सहायता से सीखिए, यही तरीका है। हार्ड स्टडी तो करना ही करना है, क्योंकि इतना कठिन परिश्रम आप करेंगे। गैप इसमें परीक्षाओं में आप देख रहे हैं कि बहुत कम मिलता है या होता ही नहीं है। तो ये चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।